भाई सबसे पहले रमजान मुबारक आप सबको। ठीक है, गर्मी हो रही है थोड़ी, है ना, लेकिन ये है कि बेरेबल है तो सही है जी। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? एमसीपीज डिस्कस किए थे, और एमसीपीज डिस्कस करने के साथ साथ क्या किया था? हमने वो एक CI/CD बनाई थी और वो एक MCP सर्वर को डिप्लॉय किया था। अच्छा, वो CI/CD से रिलेटेड तो आप लोग फैमिलियर हो गए होंगे ना, इजी लग रहा होगा कि बस गिटहब एक्शंस की फाइल बनानी है और गिटहब एक्शंस की फाइल के अंदर थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दी प्लेटफॉर्म आप जिसके ऊपर डिप्लॉय कर रहे हो। जैसे हम लोग हगिंग फेस के स्पेसिस के अंदर डिप्लॉय कर रहे थे तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। अगर हम गिटहब एक्शंस के थ्रू अगर हम एक मिसाल रेंडर के ऊपर या कहीं और भी डिप्लॉय करें तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी और वो काम भी हमारा हो जाएगा। अच्छा, MCP से रिलेटेड किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन किसी को कि भाई क्या है, क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे इसके अंदर, सबको क्लियर है? सही है। सो आप लोगों के हैकाथॉन्स कैसे जा रहे हैं? कौन सा हैकाथॉन चल रहा है अभी? जीरो में क्या क्या था? नहीं, वो टैग स्टैक बताए ना, वो तो ठीक है। माइक्रो सर्विसेज भी है उसमें, सोशल मीडिया लिंक से एजेंट्स वगैरह हैं। सही। अच्छा, ये हैकाथॉन कौन कौन फॉलो कर रहा है प्रॉपरली और किसने बिल्कुल छोड़ दिया? छोड़ने वाले तो नहीं बताएंगे जिन्होंने छोड़ दिया, जो फॉलो कर रहे हैं वो हैंड रेस कर रहे हैं, बाकी हम समझ जाएंगे, वो टाइपस्क्रिप्ट की तरह ना इंफर कर लेंगे। अच्छा, जो फॉलो कर रहे हैं वो ये हैकाथॉन्स जो हैं, अगर आप इन लोगों की टाइमलाइन की वो देखें ना, डिस्क्रिप्शंस देखें कि भाई किस तरीके से बने हुए हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स हैं अगर इनको तरीके से किया जाए। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा था, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने टू डू ऐप बनाई हुई है। अगर आप इसको थोड़ी सी अगर एफर्ट लगाए ना, टू डू ऐप की जगह उसकी ऐप चेंज कर दें तो एक बहुत अच्छा जो आपकी जो पोर्टफोलियो है ना उसका प्रोजेक्ट है। जैसे कि उसके अंदर जितनी टेक्नोलॉजीज हमने यूज़ किए हैं कि हमने डॉकर यूज़ कर रहे हैं, हम उसके अंदर कंटेनराइजेशन के लिए हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को दिमाग में रखते हुए चल रहे हैं कि भाई हमें इस तरीके से काम करना है। उसके बाद हम फास्ट API वगैरह कर रहे हैं, हम क्या नाम है अपना स्पेकिफाई वगैरह यूज़ करके स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे इन टर्म्स ऑफ जब आप कोई भी जॉब सीख करने के लिए जाएंगे ना, वहाँ पर जाकर प्रोजेक्ट दिखाएंगे। अच्छा, यूजुअली जो इम्प्रेशन होता है ना इस टाइप के छोटे प्रोजेक्ट्स का, जैसे कि टू डू ऐप हो गई या कुछ, जब तक किसी सामने वाले को कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आती ना तो फिर दैन वो उसको ना इतना प्रॉपरली उसको देखते नहीं है, एनालाइज नहीं करते कि भाई इन्होंने बनाया क्या है, हम वो तो देख लें। सो उस ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ई-कॉमर्स बना लेंगे और वही सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बना लिया, ठीक है, फेसबुक का क्लोन बन गया और ये टू डू ऐप इस टाइप का पोर्टफोलियो होता है। बट इसको डाइवर्सिफाई कोई भी नहीं करता। ये भी एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बट ये है कि अगर इनको भी डाइवर्सिफाई किया जाए ना, कि आप इसके बनाने के बाद भी आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाइए, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसमें तो कोई ऐसी फंक्शनैलिटी डालें जो कि जिसके थ्रू आपने बनाया है उसने नहीं डाली थी उसके अंदर। सही है, तो उससे आपका प्रोजेक्ट जो है ना यूनिक हो जाता है, आप किसी को दिखा सकते हैं, अच्छा देखिए ये तो हमने किया, लेकिन ये भी मैंने अपनी लर्निंग की बेसिस के ऊपर ये फीचर इसके अंदर ऐड किया। सो इससे काफ़ी जो है फ़ायदा हो जाता है। तो ये हैकाथॉन लाजमी करें, ये समझ लें कि सर ज़िया एक तरीके से ज़बरदस्ती जो होता है ना वो आप लोगों का पोर्टफोलियो बनवा रहे हैं, और सर ज़िया करते ही इसी तरीके से हैं, मतलब वो चांस नहीं देते सामने वाले को कि जो ना वो छोड़ दे कोई चीज़। सो अगर आप लोगों को ये चीज़ मिल रही है तो इसको अवेल करें, ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की सर्टिफिकेशन के लिए भी और आप लोगों के मूविंग फॉरवर्ड करियर के लिए भी। जी,
कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर आप देख सकते हैं, आपका अगर कोई अपना आइडिया वो बना दे उस टेक स्टैक को यूज़ करके। जैसे कि एक मिसाल है, आपने कोई लॉगिन साइन अप तो नहीं, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की रजिस्ट्रेशन की कोई ऐप बना दी है, ठीक है। जी तो पाकिस्तान की टिकट बुक कर दें किसी भी वेबसाइट के ऊपर, आजकल तो चल रहा होगा ना। सो इस टाइप की कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। मेनली ये है कि एक तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो कि वो है, जैसे कि टू डू ऐप आपसे एक बनवा ली, अब जो है वही मूविंग फॉरवर्ड आपको बार बार ही कॉपी पेस्ट करके अपने जो बॉयलर प्लेट है वो आपको मिलती रहेगी। बट ये है कि अगर आप इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो आपको समझ में आता है, जो आपको बेहतर लगे। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट के अंदर ही, हर हैकाथॉन में सेम प्रोजेक्ट हो उससे रिलेटेड। जैसे टू डू ऐप है ना, हर उसके अंदर सेम ही है। सो आप हर प्रोजेक्ट के हर हैकाथॉन में डिफरेंट भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा बहुत। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, रमज़ानों का हमारा क्या प्लान है? रमज़ानों में हमने जो है MCP सर्वर्स को करना है अच्छी तरह से। उसके अंदर थ्योरी भी है, उसके अंदर प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल हमारे पास आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है उसमें। थ्योरी हमारे पास जो है एक थोड़ा टॉपिक है जो कि कवर करना है, और मैं आप लोगों के साथ प्लान भी शेयर कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी है। और सर अमीन ने जो लिस्ट भेजी है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको भी कवर करने को दी है। कौन सा हैकाथॉन कर रहे हैं अभी आप लोग? ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो का कितने लोगों ने ब्रॉन्ज कर लिया है? ब्रॉन्ज तो बहुत आसान था। सिल्वर भी अच्छे खासे लोगों ने कर लिया है। और लास्ट कौन सा टियर था? गोल्ड। और फिर प्लेटिनम। 4 टियर है। डायमंड भी ऐड कर दे। किसने सारे कर लिए? 3 लोगों ने सारे कर लिया, और 4 और कोई है? ज़बरदस्त, 4 कर लिए। इनका देखेंगे भी हम कि क्या हमारे पास जो है क्या हमारे पास जो है वो बनाया है लोगों ने। ठीक है, तो आप लोग सर्दिया की वेडनेसडे वाली क्लास ज्वाइन करते हैं? सर लिंक ही नहीं मिलता। लिंक नहीं मिलता? लिंक शेयर कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे ताकि जो है हुरैन बैठी हुई है, नहीं है? चलो हुरैन से बोल के मैं लिंक शेयर करवा दूंगा ताकि जो है आप लोग शोकेस करें सर्दिया के सामने, ताकि सर्दिया के करीब आने का आपको मौका मिले। आज की क्लास में हम जो है कवर करेंगे सबसे पहले HTTP। तो अच्छा, ये आपने नोट किया होगा आज मैं क्या लेकर आया हूँ? हथियार। ये पता नहीं चल भी रहा है, नहीं चल रहा है। सर ये लाइट्स ऑफ करवा दें। लाइट्स ऑफ करा देता हूँ। एडमिन के कौन बैठे हुए? जरगाम भाई, रमज़ान मुबारक। आप लोगों को भी रमज़ान मुबारक। ये लाइट बंद करानी है, बात दो जल गया ना, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली जो हमारा टॉपिक है वो है HTTP, फिर REST। जेसन RPC लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। MCP भी लास्ट क्लास में हमने किया था, और MCP के अंदर हमने प्रैक्टिकल भी किया था। उसके अलावा हमने क्या चीज़ करी थी MCP में? डिप्लॉयमेंट भी करी थी, लेकिन डिप्लॉयमेंट को टेस्ट करने का मौका नहीं मिला था। तो सबसे पहले HTTP क्या है, आप लोग हमेशा से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर आके कौन बताएगा? आप आ जाए। ये पहली दफ़ा है मेरे सामने। तो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अकबर फारूक। नहीं ये HTTP प्रोटोकॉल एक तरह का प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में यूज़ करते हैं हम किसी भी सर्वर में रिक्वेस्ट भेजने के लिए।
और एक जो सिक्योर प्रोटोकॉल होता है जिसमें कोई भी हैकर वगैरह वो एक्सेस नहीं कर सकता इस बीच में, क्योंकि हम सिक्योर कोड फॉर्म में इसका साइन करते हैं। एक प्रोटोकॉल है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी हद तक तो सही बता दिए, लेकिन डिटेल में नहीं बताया। और कोई कि आपका ब्राउज़र, आप ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, और सर्वर HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए, मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करते हुए आपको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो वो कौन से रूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम रिक्वेस्ट करते हैं और हमें रिस्पॉन्स मिलता है? तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आप लोग भी जब तक सोचें वो कौन से आपके पास रूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी रिक्वेस्ट को भेजते हैं और रिस्पॉन्स हमें मिलता है। अच्छा, HTTP के अंदर भी दो तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, एक HTTP प्रोटोकॉल और एक HTTPS प्रोटोकॉल। तो दोनों में क्या फ़र्क है, उन्होंने आके बताया भी था। HTTPS वाला सिक्योर होता है और जो है HTTP सिक्योर नहीं होता। तो मतलब HTTP के अंदर, चले आप लोग बनाएं, HTTP के अंदर सिक्योर नहीं होता, ये तो मैंने बता दिया। तो सिक्योर नहीं होता तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, वेबसाइट्स के अंदर जब मैं google.com लिखता हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे जाती है। तो कौन सी रिक्वेस्ट जाती है? HTTP रिक्वेस्ट जाती है, जिसके अंदर मैंने google.com का पेज मांगा होता है। रिस्पॉन्स में क्या चीज आती है? गूगल का पेज। रिस्पॉन्स में क्या चीज आती है? बहुत सारी चीजें आती हैं। HTML का पेज आता है, इमेज की फाइल आती है, CSS की फाइल आती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल आती है। तो बहुत सारी फाइल्स आती हैं रिस्पॉन्स में। ये हमारे पास HTTP के बारे में था, इसकी डिटेल में मैंने डॉक्यूमेंट बनाई है, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ क्लाउड को यूज़ करते हुए। उसमें से फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी है। और जो है स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है। तो हमने तमाम क्लासों के साथ सिंक में चलना है, ताकि जो है हमारे पास सेम कंटेंट है हर जगह पे। तो ये सर अमीन ने हमें 3 वीक का रोड मैप दिया है। अब हमारी क्लासें रमज़ान में कितनी होंगी? 3 होंगी। सर 2 रह गए पक्की बात है सर। चले, तो हमारी क्लासें ही 3 होंगी, और मेरे ख्याल से थर्सडे वाली की 3 होंगी, बाकी शायद 2 हों। आखिरी अशरे में क्लासें नहीं होंगी। तो 3 हफ्ते हमें मिल रहे हैं, पता नहीं है मुझे, लेकिन अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है। हम ईद से पहले जो है MCP को कवर कर लेंगे। अच्छा, तो वीक 1 के अंदर हमने HTTP की थ्योरी समझनी है। इस लिंक को मैं खोल देता हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा ताकि आप लोग भी इसे देख सकें। HTTP हमने सीखा कि भाई एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपको रिस्पांस मिलता है इस सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है आपके पास? और HTTP कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले आपके पास क्लाइंट क्या करता है? इनिशिएट कनेक्शन, मतलब आपके पास कनेक्शन बनाता है किससे? सर्वर से। HTTPS के अंदर क्या होता है कि कनेक्शन बनाता है, लेकिन कनेक्शन बनाने के साथ एक सर्वर और क्लाइंट के बीच एक चाबी शेयर होती है। वो चाबी क्यों शेयर होती है? सिक्योरिटी के लिए, ताकि हम डेटा को क्या कर सकें, जो भी हम डेटा रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं, जैसे हमने google.com रिक्वेस्ट में भेजा, साथ में कुछ कुकीज भी जाता है, तो उस डेटा को हम क्या करेंगे? इनक्रिप्ट करेंगे, उस चाबी से इनक्रिप्ट करके भेजेंगे। तो उसकी वही चाबी किसके पास है? वही चाबी किसके पास है?
सर्वर के पास है। सर्वर क्या करेगा, उस चाबी से उस डेटा को डिक्रिप्ट करके रीड करेगा। तो HTTPS में फायदा होता है कि फर्स्ट कनेक्शन में आपके पास एक चाबी आ जाती है जिससे जो है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रही होती है। अच्छा, ये पूरी डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसके अंदर तमाम तरह डिटेल है कि HTTP के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और स्ट्रक्चर ऑफ HTTP मैसेज। जब हम HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं तो अगर मैं ब्राउज़र पे भी आपको दिखाऊं google.com, तो जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे शो हो रही होती है, कहाँ पे शो हो रही होती है? हाँ, इंस्पेक्ट। एक मिनट, अब यहाँ पे कम रिस्पॉन्स आया ना, तो ज़रा पूछते हैं किसको नहीं पता। जी आप बताएं। नहीं आप नहीं बताएं, एक काम करें आप बताएं। क्या पूछा मैंने? हैंड रेज करें पहले। हाँ करिए। हाँ ठीक है, उन्होंने देखा मेरे पर ही है। चलें, पहले आप बताएं कि ये मैंने एक वेबसाइट खोली है, मुझे देखना है इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं और उन चीजों में कितना टाइम लग रहा है। मतलब मैंने रिक्वेस्ट करी ना, मैं गया google.com, मैंने एंटर दबाया, एक रिक्वेस्ट गई सर्वर पे HTTP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए और जो है मुझे सर्वर से रिस्पॉन्स मिला। तो मुझे देखना है रिस्पॉन्स में क्या चीजें मिली और रिक्वेस्ट में मैंने क्या भेजा था। तो कैसे देखूंगा? ब्राउजर से, वेब डेवलपर। आप नहीं बताएं, आपसे नहीं पूछा, इनसे पूछा। नहीं पता थोड़ा सा। हाँ, नेटवर्क पे जाके, नेटवर्क में कैसे जाते हैं? हाँ, राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे, फिर नेटवर्क टैब पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीजें रिस्पॉन्स में आ रही है। तो सिंपल सी चीज है, आपको पता ही होनी चाहिए कि क्योंकि नेटवर्क टैब आपके पास यूज होता है बहुत सारे पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फाइल जो है, बड़ी फाइल है, वो लोड होने में टाइम लग रहा है, तो आप वो सारी डिटेल्स देख सकते हो नेटवर्क टैब से। नेटवर्क टैब के राइट साइड पे आपको फाइल का टाइम बता रहा होता है कि उसको लोड होने में कितना टाइम लगा। इसको मैं जूम नहीं कर सकता और लेकिन जो है यहाँ पे मिली सेकेंड में टाइम लिखा हुआ है। तो ये इतनी सारी हमारी रिक्वेस्ट करने पे क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैंने तो एक ही रिक्वेस्ट करी थी, ये तो बहुत सारी चीजें मुझे रिस्पॉन्स में दे रहा है यहाँ पे। हाँ, तो HTTP जो पुराना वाला था उसमें क्या मसला था? HTTP वर्जन 1 में या वर्जन 0 था। खैर, पुराने वाले HTTP में क्या मसला था कि हर फाइल एक एक करके आती थी, पैरेलल में नहीं आती थी। अब जो HTTP का वर्जन है उसमें क्या हो रहा है कि जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो मेरे पास जो रिस्पॉन्स आता है उसके अंदर फाइल्स पैरेलल में मेरे पास रिसीव हो रही होती है। तभी तो इतनी सारी फाइल्स इतनी जल्दी लोड हो गई। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो मेरे पास आप समझे 78 डिफरेंट तरह की फाइल्स मेरे पास आ रही हैं। तो इसके अंदर जो है मेरे पास इतनी जल्दी ये लोड हो गई, इसका मतलब ये है कि पैरेलल में मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है। ये मैप नजर आ रहा है, ये आ रहा है नजर? यस सर। तो इस मैप को अगर आप गौर से देखें तो लाइनें बनी हुई हैं, इसमें बनी हुई है। यस सर। लाइनें कुछ हमारे पास क्या बनी हुई है? पैरेलल में बनी हुई है, कुछ थोड़ी आगे पीछे बनी हुई है। ऐसा ही है? यस। हाँ, तो ऐसा ही हमारे पास कि कुछ लाइनें पैरेलल में है, कुछ। तो ये पैरेलल वाली लाइन क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? कि वो एक साथ लेके जाना है। रिस्पॉन्स कि हमारी जो फाइल्स हैं, जो लाइंस हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास हर फाइल को। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी लाइंस जो है वो पैरेलल में आ रही है। तो ये पैरेलल में लाइन आने का मतलब हमें क्या समझ आ रहा है? ये सारी फाइल्स एक साथ पैरेलल में आई आई हैं, एक साथ आई हैं। और कुछ हमारे पास एक दो फाइल्स क्या आई हैं बाद में आई। जिनकी लाइन आगे आ रही है, वो बाद में आई है। तो जितनी आगे लाइन होगी उसका क्या मतलब है? उतनी देर से आई। उतने ज्यादा उसे लोड होने में टाइम लगा। रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आने में उस फाइल के लिए
टाइम लगा। तो इस तरह से वीडियोस आप देखेंगे, वीडियो फाइल लोड होने में अमूमन टाइम लगता है, या वो लोड होती ही जाती है, उनकी लाइन जो है ना वो बड़ी होती है, तो वो जो है लोड होती जाती है चंक्स में। तो ये हमारे पास अच्छा HTTP प्रोटोकॉल के अंदर हम जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें जा रही होती हैं, इसको मैं खोलता हूं। कोई भी एक रिक्वेस्ट मैं खोलूंगा तो आपको दिखा सकूंगा कि जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैंने तो सिर्फ google.com लिखा ना, लेकिन google.com लिखने के बाद मेरे पास सर्वर पे एक रिक्वेस्ट गई है, उस रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें जा रही हैं वो हम देख सकते हैं। हाँ ये खुल गया। अच्छा जी, अब इसको दिखाना एक सेकंड। ये मैप कैसे हाइड करेंगे, यहाँ बटन नहीं है। अच्छा, नेटवर्क टैब में एक और काम मैं कर सकता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, अपने इंटरनेट को स्लो करके भी देख सकता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन कैसे चल रही है। खैर हमें ये वाला पार्ट देखना है, यहाँ पे डब्बा भी खराब है। खैर, हम जब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उसके साथ क्या क्या चीजें जा रही हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजनी है, उसका URL। यहाँ पे अमूमन हमारे पास पहले क्या होती थी, URL किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, IP को, कि भाई जो हमारी रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे जानी चाहिए। google.com हमने लिखा तो google.com के सर्वर पे जाएगी, तो ये URL इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या चीज है, मेथड। ये क्या है हमारे पास, रिक्वेस्ट मेथड। तो ये जो गेट, पोस्ट, पुट, ये सारे मेथड्स आपके पास HTTP प्रोवाइड कर रहे हैं, वो APIs नहीं प्रोवाइड कर रही। HTTP प्रोटोकॉल आपको कह रहा है कि जब भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे उसके साथ उसका क्या बताओगे, HTTP मेथड, जो कि क्या हो सकता है, गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पैच हो सकता है, पुट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। वो भी मैं आपसे पूछूंगा। रिमोट एड्रेस क्या चीज है, आपके सर्वर की IP होगी मेरे ख्याल में। उसके अलावा यहाँ पे काम की चीज देख रहे हैं, कितनी सारी चीजें जा रही हैं। ये हमारे पास क्या जा रहा है, ये तो रिस्पॉन्स हेडर है, रिक्वेस्ट हेडर्स कहाँ है, ये रहे। जब हम HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें भेजते हैं। सबसे पहले कि रिक्वेस्ट कहां पर जानी है, उसका URL, ये रूल्स हैं, इसके बगैर आप HTTP यूज नहीं कर सकते। HTTP को यूज करते हुए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। और जितने भी मॉडर्न ब्राउजर हैं वो रिक्वेस्ट भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, HTTP। तो HTTP यूज करने के लिए आपको URL बताना पड़ता है, आपको मेथड बताना पड़ता है, आपको अच्छा ये सारी चीजें अंडरग्राउंड में जा रही होती हैं। जब आप वेबसाइट्स यूज कर रहे होते हैं आप ये मेंशन नहीं करते, या खुद ही ब्राउजर आपके बिहाफ में ये सारी चीजें भेज देता है। और क्या होता है, तीसरी चीज हेडर्स। हेडर्स क्या है, आप लोगों ने यूज किया होगा लेकिन बताना भी तो आना चाहिए ना, कोई इंटरव्यू में पूछ ले। सही है, कोई मिसाल से बताएं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एनवेलप है, मुझे एक सर्वर को, मतलब रिक्वेस्ट है ना, वो एनवेलप के अंदर कुछ ना कुछ डेटा है, तो मुझे रिक्वेस्ट को भेजनी है किसी को। तो एनवेलप के अंदर हेडर्स वाला पार्ट कौन सा होगा, जो एनवेलप के बाहर डिटेल्स लिखी होंगी वो सारी हमारे पास हेडर्स होंगी। रियल एप्लीकेशन में आप हेडर्स के अंदर क्या क्या भेज रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें भेज रहे होते हैं, वो डिफरेंट एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। हेडर्स के अंदर आप लोगों ने क्या भेजा है, पहले टोकन भेजते हैं। कौन सा टोकन भेजते हैं, आपकी API का टोकन भेज रहे होते हैं कि भाई अगर कोई API एक्सेस करनी है तो उसका जो टोकन होता है वो आप हेडर्स के थ्रू भेज रहे होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास हेडर्स के अंदर आ रही होती है। यहाँ पे देखें, ये सारी ये गूगल भेज रहा है। तो इसकी मिसाल इस तरह से कि एनवेलप है, एनवेलप के बाहर जो डिटेल्स लिखी होती हैं, जो एनवेलप के बाहर डिटेल्स, वो हेडर्स है। एनवेलप के अंदर क्या है, HTTP के अंदर
प्रोटोकॉल से? बॉडी, कि आप अपनी रिक्वेस्ट के अंदर क्या बॉडी भेज रहे हैं, क्या क्या चीजें आप भेज रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है बॉडी। तो ये सारे आप समझ रहे होंगे एपीआई का फीचर था। नहीं, ये आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? HTTP प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स, जिसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं? सर्वर से कम्युनिकेशन करते हैं। वो रूल्स मैंने आपको बता दिया कि वो रूल्स के अंदर क्या क्या चीजें आपने रखनी है रिक्वेस्ट भेजते हुए। और रिस्पॉन्स में आपके पास डिफरेंट तरह की फाइल्स आ रही होती हैं। इस वाले केस में क्या आ रही है? गूगल वाली फाइल के लिए HTML की फाइल के अंदर रिस्पॉन्स में HTML आ रही है, पूरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक ही फाइल में आपके पास जो है मिक्स करके दे दिए। तो ये आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है इस केस में। तो ये नेटवर्क टैब आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है, सिर्फ इस टॉपिक के लिए HTTP को समझने के लिए नहीं बता रहा। नेटवर्क टैग में आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही मिल जाती है जो डिबगिंग के काम आती है। समटाइम्स हमें मिलता है यहाँ पे कौन सी फाइल लोड नहीं हो रही, एरर आ रहा है, तो मैं उस फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उस फाइल की डिटेल्स नज़र आ जाती हैं कि उस फाइल की रिक्वेस्ट मैंने जब भेजी तो मेरे पास रिस्पॉन्स में क्या एरर आया, तो वो मैं सब देख सकता हूँ आपके पास नेटवर्क टैब से। तो खैर HTTP प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे अब, ठीक है। HTTP प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे हम सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे। ये REST API क्या चीज़ है? मैं देख लेता हूँ उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहे तो नहीं। जब तक आप लोग बताएं कि REST API क्या चीज़ है जी? एक आर्किटेक्चर सही वर्ड नहीं है, दूसरा वर्ड आपने सही बोला था, डिजाइन। और REST API आपके पास जो आप बनाते हैं, फास्ट API को यूज करते हुए भी हमने बनाई थी, वो REST API थी। तो REST API आपके पास क्या है? एक डिजाइन पैटर्न है। उस डिजाइन पैटर्न को यूज करते हुए हम क्या बनाते हैं? APIs। वो कैसे बनाते हैं वो हम फास्ट API में बना के देख चुके हैं। और उसको यूज किस तरह से करते हैं? अच्छा, REST API सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए क्या चीज यूज करती है? HTTP प्रोटोकॉल। तो ये नहीं समझे कि REST API HTTP आपके पास एक चीज है, फिर उसके बाद REST API आई है, फिर उसके बाद आगे आई है, नहीं। HTTP जो मेन चीज है वो है HTTP सर्वर के और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। REST API क्या यूज कर रहा है? उसी HTTP को यूज कर रहा है और APIs बना रहा है, APIs बना के आपको दे रहा है। तो इसके अंदर भी मैं देख लेता हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें भी हम, आपने नोट किया होगा REST API के अंदर भी हम क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं? URL। जब APIs बनाते हैं तो उसके अंदर क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? URL और URL और क्या चीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं? रिक्वेस्ट मेथड, हेडर्स, बॉडी। ये हमारे पास मेन चीजें हो रही होती हैं जो हम भेज रहे होते हैं। उसके अलावा भी आपके साथ रिक्वेस्ट में कुछ चीजें खुद ब खुद जा रही होती हैं, जैसे कुकीज हो गया आपके पास। तो REST APIs आपके पास APIs डिजाइन करने का एक तरीका है जो कि HTTP प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है और HTTP प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है सर्वर पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेने के लिए। इसमें अच्छा, REST API के अंदर एक और चीज है जो कि आपको होपफुली पता होगी और जो है देखते हैं कितने लोगों को पता है, फिर मैं पूछता हूँ। एक सेकंड। ठीक है, मुझे जो है एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भेजनी है यूजर की। फॉर एग्जांपल मेरे पास GIAIC का पूरी
पूरा सर्वर रखा हुआ है जिसमें जो है बहुत सारी एपीआईज रखी हुई है स्टूडेंट्स का डेटा गेट करने के लिए। अब जाहिर है मैंने एज अ डेवलपर क्या बनाई होंगी, सारी एपीआईज लिखी होंगी कि अगर सारे स्टूडेंट्स का डेटा गेट करना है तो यूआरएल क्या होना चाहिए, अगर किसी एक स्टूडेंट का डेटा गेट करना है तो यूआरएल क्या होना चाहिए, किसी एक स्टूडेंट को ड्रॉप आउट करना है तो यूआरएल क्या होना चाहिए, डिलीट करना है तो यूआरएल क्या होना चाहिए। तो अब मुझे अब ये डिजाइन पैटर्न है ना, इसमें हम यूआरएल क्या होना चाहिए वो भी डिजाइन हम ही कर रहे होते हैं, हम डिसाइड करते हैं ना, जब एपीआई लिख रहे होते हैं तो हम डिसाइड करते हैं एपीआई का एंड पॉइंट क्या होना चाहिए। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जीआईआईसी का पोर्टल है, उनकी एपीआईज बनी हुई है, मुझे उस पोर्टल में से एपीआई को यूज करते हुए तमाम यूजर्स का डेटा फेच करना है, तो एपीआई का यूआरएल क्या होना चाहिए, एपीआई का यूआरएल क्या होना चाहिए। फास्ट एपीआई के अंदर क्या होता है, लोकल होस्ट 8000 / सही है, और आप बताएं, ये फंस गया हैंड रेज करें, नहीं यहाँ पे आपके ऊपर थोड़ी आ रहा है, देख लें गिरबान में देखना। हाँ आप ही हैं, ये भी हैंड रेज कर रहे थे, उनको जवाब आता है शायद। हाँ तो मैं सवाल क्या था, सवाल क्या था, रोजा लग रहा है, क्या सवाल था, सारे स्टूडेंट्स का डेटा गेट करना है। हाँ सारे स्टूडेंट्स का डेटा यूज फैच करना है मुझे अपने सर्वर से, तो मैं एज अ डेवलपर एपीआई डिजाइन करूंगा, उस एपीआई का डिजाइन करते हुए मैं उसका यूआरएल सेट करता हूँ कि उस एपीआई को एक्सेस करने के लिए क्या यूआरएल होना चाहिए, क्या एंड पॉइंट होना चाहिए। तो मुझे एक एपीआई बनानी है जिसके अंदर मैं तमाम स्टूडेंट्स का डेटा फेच कर रहा हूँ, तो उसका यूआरएल क्या मैं रखूंगा एज अ डेवलपर /यूआरएल। नहीं आप सवाल नहीं समझे, बेस यूआरएल क्या जवाब है, नहीं मैं कह रहा हूँ कि जब हम फास्ट एपीआई में एपीआईज बनाते थे तो उसके अंदर हम हर एपीआई का एक एंड पॉइंट रखते थे कि उस एपीआई को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्लैश लगा के हम एंड पॉइंट रखते थे कुछ ना कुछ। मुझे ये बताएं कि जब मैं स्टूडेंट्स की एपीआई डिजाइन कर रहा हूँ जिसमें उस एपीआई को कोई भी कॉल करेगा वो तमाम स्टूडेंट्स का डेटा फेच कर सकेगा, तो जब मैं डिजाइन कर रहा हूँ उस एपीआई को तो मैं यूआरएल क्या रखूंगा, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हाँ /स्टूडेंट्स। अच्छा आपके पीछे ये बैठे हुए वो पीछे वाले सारे, ये भाई ये क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हैंड रेज करें। अच्छा मुझे किसी एक यूजर का डेटा फेच करना है तो मैं क्या रिक्वेस्ट भेजूंगा, क्या एपीआई का यूआरएल रखूंगा, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, स्टूडेंट की आईडी। जी अरे जोर से बोलना, आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल भी रहे हैं, हाँ आपसे बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं एपीआई डिजाइन कर रहा हूँ और मुझे एक एपीआई डिजाइन करनी है जिसको अगर कोई भी यूज करेगा तो वो किसी एक स्पेसिफिक यूजर का डेटा निकाल सकता है मेरे सर्वर से, उसका यूआरएल मैं क्या रखूंगा। सफाद आ गया, डंडा ले गए, नहीं वो तो जा रहे, बताए नहीं बताओ क्या कर रहे हैं लैपटॉप में, एपीआई बना रहे हैं, सुने कौन से खवातीन में आए हाँ अच्छी रेंज है इसकी। जी आप हैंड रेज करें, हाँ नहीं आपको ये पीछे एसी के पास जो बैठे हैं आपसे, हाँ उन्होंने हैंड रेज कर लिया। हाँ तो क्या यूआरएल रखूंगा मैं, आईडी /स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की आईडी। अच्छा ये तो आसान वाले थे, ऐसे ही है, सही है कि किसी एक स्टूडेंट की अगर मुझे एपीआई सेट करनी है तो एपीआई का यूआरएल होगा students/
आईडी आईडी कुछ भी हो सकती है, स्टूडेंट की डिफरेंट आईडीज होती है। अच्छा, अब मैंने जो है एक और एपीआई बनानी है जिसमें मैं चाह रहा हूँ, अच्छा ये ई कॉमर्स की एग्जांपल है, इसमें मैं चाह रहा हूँ कि यूजर ऑर्डर प्लेस कर दे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद उस ऑर्डर के अंदर डिफरेंट आइटम्स होते हैं, तो मुझे ऐसी एपीआई डिजाइन करनी है, उसका यूआरएल आपने बताना है कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेस्ट एपीआई डिजाइन पैटर्न। तो उसका यूआरएल क्या होना चाहिए आपने बताना है कि मैं एक कस्टमर हूं, मैंने एपीआई को यूज करते हुए ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर जब मैंने प्लेस किया तो उस ऑर्डर में मेरे पास क्या होगा, आइटम्स भी होंगे उस ऑर्डर के। अब मैं चाह रहा हूं एक ऐसी एपीआई मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं जिससे आप किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स के आइटम्स निकाल सको। अब बताएं उसका यूआरएल में क्या रखूंगा, स्लैश कार्ट नहीं रखूंगा। अगेन बता रहा हूं, आपसे पूछूंगा कि मेरे पास मैं ऐसी एपीआई बनाना चाह रहा हूं जिसको यूज करते हुए यूजर क्या कर सकता है, किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर का आइटम्स निकाल के दे सकता है। ऐसी मैंने एपीआई बनानी है। तो वो जो एपीआई बनेगी उसका यूआरएल क्या मैं रखूंगा, आप बताएं, करीब है बिल्कुल। स्लैश ऑर्डर स्लैश आईडी, आप ये कह रहे हो। अगर मैं स्लैश ऑर्डर स्लैश आईडी रखूंगा तो ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी, पूरी डिटेल नहीं चाहिए मुझे ऑर्डर में, मुझे सिर्फ उस ऑर्डर के आइटम्स की डिटेल चाहिए। तो क्या यूआरएल होगा, तो यहां से आवाज आई आइटम्स स्लैश आईडी, नहीं आइटम स्लैश आईडी मैंने अगर डाली तो किसी एक आइटम की डिटेल आ जाएगी, नहीं मुझे किसी एक ऑर्डर के आइटम्स की डिटेल चाहिए। ऑर्डर आपका सही है। और यहां से जी ऑर्डर्स आईडी सही है, आईडी नहीं आएगी, यहां से आया आईडी नहीं आएगी। तो क्या हुआ, यहां से पीछे ये क्या, ये क्यों मोबाइल यूज कर रहे हैं भाई, रोजा नहीं है आपका, हैंड रेस करें, हाँ है ना, ठीक है। बताएं क्या यूआरएल होगा, चैट जीपीटी कर रहे थे, क्या यूआरएल होगा एपीआई का जो मैं डिजाइन करूंगा किसी ऑर्डर के स्पेसिफिक आइटम्स फैच करने के लिए। जल्दी बताएं, टाइम नहीं है। नहीं बता रहे, उन्होंने रोजा रखा हुआ है जी। सही है, तो यहाँ से काफी सारे लोगों ने सही बताया, उन्होंने भी सही बताया। यहाँ से कुछ तो बताया ना, गलती हो जाएगा, क्या होगा, ऑर्डर स्लैश आइटम स्लैश आईडी। तो हमारे पास जो इसका यूआरएल बनेगा वो बनेगा ऑर्डर्स स्लैश आई, क्या ऑर्डर्स, क्योंकि हम ऑर्डर्स में से किसी ऑर्डर को निकालना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज आएगी ऑर्डर्स यूआरएल में, स्लैश किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर का मैंने जो है निकालना है। तो यहाँ पे आईडी जो है वो कुछ भी हो सकती है 1 2, तो इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिए मैंने, ताकि जो है हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करने के आईडी कुछ भी हो सकती है। मैंने 2 रख दी, स्लैश आइटम्स। तो इस तरह से मैं डिजाइन करूंगा अपनी एपीआई को। तो कुछ लोगों ने ऐसे बोला था स्लैश ऑर्डर स्लैश आइटम्स और आईडी लास्ट में ले गए थे, ये अच्छा डिजाइन नहीं है। जो भी आपकी एपीआई यूज करेगा ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझेगा कि किसी, अच्छा इस वाले केस में आपको क्या लग रहा है एज अ डेवलपर कि ये जो एपीआई है ये क्या डेटा आपको रिटर्न कर सकती है। ये आइटम का सेकंड वाला ऑर्डर्स के अंदर आइटम्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं
उनमें से आपके पास किसी एक आइटम की डिटेल निकाल के दे रहे हैं। इस वाले केस में ऑर्डर के अंदर ऐसा ऑर्डर जिसकी आईडी 4 है, ये कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, ऐसा ऑर्डर जिसकी आईडी 4 है उसके आइटम्स की डिटेल उसके आइटम्स की लिस्ट तो ऐसे आ रही थी। ऐसे क्या हो रहा था, उस ऑर्डर्स के आइटम्स की लिस्ट निकालने के लिए मैंने ये एपीआई बनाई थी। लेकिन एक और मैंने एपीआई बनाई है /2, तो ये मैंने कौन सा डेटा फेच करने के लिए बनाई है स्पेसिफिक आइटम के लिए। कि हमारे ऑर्डर्स में से जितने भी आइटम्स हैं सिर्फ उस आइटम की डिटेल लाओ जिसकी आईडी क्या है 2 तो ये डिजाइन करने का तरीका होता है, ये आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, ये हमने ऐसे ही रखना होता है। अगर मेरे पास कोई एपीआई है जिसके अंदर 2 वर्ड्स हैं तो कैसे मैं डिजाइन करूंगा, स्पेस लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, माय ऑर्डर्स। इस वाले केस में मैं कैसे इस वर्ड्स को सेपरेट करूंगा एपीआई वाले केस में, क्या बेस्ट प्रैक्टिस होगी डैश से कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कर तो मैं एपीआई अपनी मर्जी से भी सेट कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन ये जो मैंने नाम रखा है ना, ये अच्छा नाम नहीं है। माय ऑर्डर्स अच्छा नाम नहीं है। कोशिश करनी है हमारे पास एक वर्ड का ही नाम हो और रेलेवेंट नाम हो। नाम पढ़ते ही पता चल जाए एपीआई किस चीज़ के लिए, ऑर्डर्स के लिए, और ऑर्डर्स के अंदर किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर की है और उसके अंदर भी हमारे पास उस स्पेसिफिक ऑर्डर के आइटम्स की डिटेल निकालने के लिए ये एपीआई बने। तो ये डिज़ाइन करने का तरीका होता है। ये हम अपनी मर्जी से इसको अपनी मर्जी से बैड प्रैक्टिस यूज़ नहीं करेंगे, ताकि हम किसी के साथ भी एपीआई शेयर करें तो उसको समझ आ जाए। अच्छा, मुझे कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर डिलीट करना है तो क्या एंड पॉइंट रखूंगा, ऑर्डर आईडी। तो अच्छा पहले मुझे ये बताया किसी एक ऑर्डर की डिटेल मंगवानी है तो ऑर्डर/आईडी आपने बताया था ऑर्डर/आईडी। अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर को डिलीट करना है तो ऑर्डर/आईडी। तो क्या यूआरएल होगा, ये यूआरएल होगा /delete। डिलीट चले आएगा। रख सकता हूँ मैं ऐसा यूआरएल, रख सकता हूँ, लेकिन अगेन डिजाइन करने का तरीका है ना रेस्ट एपीआई। कुछ हमारे पास डिजाइन करने के रूल्स हैं तो हम उसे फॉलो करेंगे। क्या यही यूआरएल रखूंगा नो सर। तो मसला हो जाएगा ना। फिर मसला क्या होगा कि भाई ऑर्डर अगर मुझे गेट करना है तब भी मैं ये एंड पॉइंट यूज कर रहा हूँ, ऑर्डर डिलीट करना है तब भी ये एंड पॉइंट यूज कर रहा हूँ, तो डिफरेंस क्या है, फिर वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। डिलीट आपके अंदर HTTP, आपके APIs के अंदर HTTP मेथड्स होते हैं, तो गेट मेथड यूज होता है ऑर्डर्स का डेटा गेट करने के लिए। यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर का डेटा गेट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मुझे डिलीट करना है तो क्या मेथड होगा, डिलीट। तो डिलीट मेथड यूज होगा आपके पास, सिर्फ मेथड चेंज होगा, एंड पॉइंट वही रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं डिलीट का आपने अलग एंड पॉइंट बना लिया। ये डिजाइन करने का तरीका है। सवाल, रेस्ट आपके पास डिजाइन पैटर्न है और आपके पास जो है क्या कहते हैं एपीआई जो है वो रेस्ट का फुल एब्रीविएशन, एक सेकेंड होगा, रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ था, रेस्ट फुल फॉर्म रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नहीं, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, रिप्रेजेंटेशनल के अंदर आरई आ गया, स्टेट ट्रांसफर। तो ये आपके पास फुल फॉर्म है जिसके बारे में और डिटेल में आप ब्रेक डाउन करके पढ़ सकते हैं। रिप्रेजेंटेशनल क्या था, स्टेट ट्रांसफर। लास्ट सवाल मैं रेस्ट के बारे में पूछूंगा, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। जेसन आरपीसी हम पहले पढ़ चुके थे, कोई इसको रिवाइज करेंगे और जो है फिर आगे बढ़ेंगे एमसीपी सर्वर की तरफ। अच्छा, रेस्ट आपके पास स्टेटफुल है, स्टेटलेस है। रेस्ट एपीआईज आपके पास स्टेटफुल है, स्टेटलेस है।
कुछ स्टेटफुल के जवाब आ रहे हैं, कुछ स्टेटलेस के जवाब हैं। इनसे पूछते हैं, ये भी मोबाइल पे लगेगा। कब वो खत्म हो गई? हाँ ये रही। जी, रेस्ट एपीआई जो हम बनाते हैं फास्ट एपीआई को यूज करते हैं, वो स्टेटफुल है या स्टेटलेस? स्टेटलेस। स्टेटलेस का क्या मतलब है कि एक रिक्वेस्ट के बाद वो भूल जाता है कि रिक्वेस्ट में क्या था? क्या भेजे। क्या रेस्ट एपीआई को मैं स्टेटफुल बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। कैसे? कुकीज जो आपके पास होते हैं उसको यूज करते हुए मैं उसको स्टेटफुल बना सकता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके पास स्टेटलेस होती है। मतलब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, मेरे पास रिस्पांस आएगा, बस सर्वर भूल गया कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट भेजी थी। जब मैं दूसरी रिक्वेस्ट भेजूंगा तो सर्वर को लगेगा अब इसकी नई रिक्वेस्ट आई है। सर्वर याद नहीं रखता कि इस बंदे ने पहले रिक्वेस्ट भेज चुका है। मैं उसको चाहूं तो स्टेटफुल बना सकता हूं कि मैं हर रिक्वेस्ट का डेटा स्टोर कर रहा हूं। तो खैर ये आप लास्ट सवाल था। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास एपीआईज। रेस्ट एपीआई आपके पास यूज हो रहा था सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए, जिसके अंदर हमने मेन चीज देखी HTTP प्रोटोकॉल, जो कि सेट ऑफ रूल्स हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। रेस्ट एपीआई क्या चीज़ है? एक डिज़ाइन पैटर्न है एपीआईज डिज़ाइन करने के लिए। तो डिज़ाइन कैसे करते हैं अभी हमने डिस्कशन भी इस पे करी थी। इसके अंदर भी आपके पास बॉडी जाना होता है, और जो है इसमें हमने ये भी डिटेल में डिस्कस कर लिया कि जब हम इसको जूम कर लेते हैं, जूम नहीं हो रहा, हो गया। ये जब मैं ऑर्डर क्रिएट करने की एपीआई बनाऊंगा तो उसका यूआरएल मुझे ऐसा नहीं रखना क्रिएट ऑर्डर, ये बैड प्रैक्टिस है, बैड डिजाइन है, बल्कि कैसा रखना है? ऑर्डर। सिंपल, क्रिएट ऑर्डर रखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यूजर का डेटा फैच करना है तो अच्छा तरीका आपके पास, अब दोनों तरीके सही हैं। ये नहीं, यहाँ पे आपके पास दोनों तरीके ठीक है, ये भी तरीका ठीक है और ये भी तरीका। ये मेरे ख्याल से इससे गलत आपके पास जो है गलत जवाब दिया है, लेकिन आपके पास सही तरीका क्या है? ये ए वाला। तो क्लॉड धोखा तो नहीं देता ये, लेकिन चले ए इज करेक्ट। अच्छा, ये लिखा हुआ है ए इज करेक्ट, लेकिन एरो उसने बी में लगाया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ए वाला तरीका हमारे पास ठीक है। अच्छा, जेसन आरपीसी लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि सर्वर पे अगर मुझे, अच्छा इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिमोट जेसन का मतलब तो जेसन वो आपके पास रिक्वेस्ट और रिस्पांस में जेसन आ रहा हो, तो जेसन रिमोट प्रोसीजर कॉल, आरपीसी का ये मतलब है। तो जेसन आरपीसी ये पूरा आपके पास तरीका है। क्या तरीका है? इस तरीके को यूज करते हुए रेस्ट एपीआई में क्या हो रहा था, आप यूआरएल देते थे और रिक्वेस्ट भेजते थे, सर्वर पे उससे रिलेटेड कोड चलता था और आपको रिस्पांस मिलता था। जेसन आरपीसी में क्या है कि सर्वर पे आपके पास कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को अगर आपने रिमोटली कॉल करना है, मतलब क्लाइंट से कॉल करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसके अंदर क्या फंक्शन का नाम आप बताएंगे और जो है जो भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे वो बताएंगे। ये जेसन आरपीसी का वर्जन है जो कि लेटेस्ट वर्जन 2.0 है। तो जब हम ये रिक्वेस्ट भेजेंगे तो इस रिक्वेस्ट की सूरत में हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ऐड वाला फंक्शन कॉल होगा, और ऐड वाले फंक्शन का जो भी ऐड का फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा वो हमारे पास रिस्पॉन्स पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास वही तरीका है रेस्ट एपीआई का, आप समझ लें ऑल्टरनेटिव। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, फिर क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन? अच्छा, एपीआईज बनाने के बहुत तरीके हैं, तो हम सारे तो नहीं पढ़ रहे, हम ये जेसन आरपीसी क्यों पढ़ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है,
जेसन आरपीसी क्यों पढ़ रहे हैं, और भी तरीके हैं वो क्यों नहीं पढ़ रहे, तो सारे ही पढ़े ना फिर। बिल्कुल। और यहां से कोई जवाब नहीं आता कभी। कहाँ गई? जी आप हैंड रेस करें, हल्की सी आ रही है लेजर लाइट आपकी तरफ। किसी और को नहीं देखें, अपने आप को देखें कि आप पर आ रही है लेजर लाइट, नहीं आ रही। देखें यार, ये क्या लेजर लाइट भी नहीं दिख रही है। ये देखें, ये ऊपर है लेजर लाइट, कहाँ गई? ये रोशनी आ रही है ना। जी आप, ये किसी को दिख रहा है तो इन्हें बता दें भाई, इनको मैं बुला रहा हूं। बोले इन्हें, बोले। पेन वो पीछे दे, आगे आगे आप हैंड रेस करें। हाँ शुक्र। इतनी चक्कर, इतनी देर में सवाल ही भूल जाता हूँ। क्या सवाल था? क्या पूछ रहा था मैं? जेसन आरपीसी हम क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, जेसन आरपीसी आपके पास एक तरीका है, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं? और भी तो तरीके हैं एपीआईज बनाने के। जी लो भाई, ये स्टैंडर्ड तरीका है। इतनी मुश्किल से मिली, ऊपर से वो भी जवाब नहीं आ रहा। कोशिश करें, पढ़ चुके हैं हम, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। ये नहीं बोलेगा लास्ट क्लास में नहीं आई थी, नहीं आई थी, मुझे बता दो। आप बता दें यार थोड़े। नहीं ये नहीं, आप नहीं, उनको तो पता है, मुझे पता है कि उनको पता है। आपको पता है? आपको भी नहीं पता? आप तो आए थे लास्ट क्लास में। जेसन आरपीसी क्यों पढ़ना है? क्योंकि अगला टॉपिक कौन सा है? अब याद आया क्या? क्या अगला टॉपिक एमसीपी है? मुझे हाँ याद आ गया। और क्या जी? क्योंकि एमसीपी सर्वर जेसन आरपीसी को यूज आपके पास कर रहा है, तो इसलिए हमें जेसन आरपीसी समझने की जरूरत है। और इसके अंदर रिक्वेस्ट किस तरह से जाती है? रिक्वेस्ट के अंदर हम इसी फॉर्मेट में रिक्वेस्ट जाती है, फिक्स फॉर्मेट है। रेस्ट एपीआई में फिक्स फॉर्मेट होता था, यस सर। हम चेंज कर सकते थे कि बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें जाएंगी, लेकिन इसके अंदर फिक्स फॉर्मेट है कि बॉडी के अंदर इसी फॉर्मेट में चीजें जाएंगी। अब फंक्शन का मेथड का नाम चेंज हो सकता है, पैराम चेंज हो सकता है, वो हमारी मर्जी है। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि है आईडी, और लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं। आईडी क्या थी, क्यों थी, क्यों थी? आप मेरी रिक्वेस्ट को यूनिक करने के लिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 आईडी रखता हूं, मैंने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी। अब जाहिर है सर्वर का कोई ना कोई यूआरएल भी होगा और पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। इसकी कौन सी रिक्वेस्ट होगी? पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। इसके अंदर फिक्स रखा है पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। गेट आप चलाएंगे तो चल जाए, हो सकता है, लेकिन जेसन आरपीसी ने बोला है कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट आप भेजना। बॉडी के अंदर जो है आप ये चीजें भेजना, नहीं कैसे है? हाँ, बॉडी के अंदर आप ये चीजें भेजना, उसके अंदर मैं आईडी भेजो। अच्छा, अब मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, और ये बैठे हुए, आपका क्या नाम है? आपका नाम? अरे यार आप जी, रिजवान भाई ने एक रिक्वेस्ट भेजी और मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी। मैंने भी आईडी 2 भेजी, रिजवान भाई ने भी आईडी 2 भेजी। क्या होगा? किसी एक का फेल हो जाएगा, उन्होंने जवाब दिया।
या दोनों का फेल हो जाएगा, किसी का ये जवाब हो सकता है। आईडी की मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? आईडी यूज होती है आपकी जब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, जैसे मैंने आईडी रखी है 2 और मैंने रिक्वेस्ट भेजी, तो सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स भी उसी आईडी के थ्रू रिटर्न करेगा। मैंने अपनी आईडी जब 2 भेजी है तो रिस्पॉन्स जब भेजेगा तो 2 आईडी पर ही भेजेगा। तो आईडी इंपॉर्टेंट है सर्वर के लिए, सर्वर रिस्पॉन्स देने में उसको हेल्प देता है। तो मेरा सवाल ये है कि मैं भी 2 आईडी के साथ रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ये भी 2 आईडी के साथ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्या होगा? इनका एक जवाब आया कि एक की रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। और क्या होगा? और क्या हो सकता है? दोनों की रिक्वेस्ट कैंसिल हो सकती है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स किसी को नहीं आया, एरर आ गया, दोनों की नहीं होगी जी दोनों को रिस्पॉन्स चला जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। होगा। आईडी सेम है तो नहीं होगा। नहीं होगा। मैं भी 2 भेज रहा हूँ, ये भी जबरदस्ती 2 भेज रहे हैं, उन्होंने 2 लिख के भेज दी। इस केस में स्टेटलेस है बिल्कुल, रिस्पॉन्स दोनों को कर देगा, आप ये कह रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा, सर जिसकी पहले रिक्वेस्ट चली जाएगी उसको जिसकी मतलब एक फेल हो जाएगी एक पास हो जाएगी, ऐसे नहीं, दोनों को भेजेगा। दोनों की पास हो जाएंगे। वो भी आईडी 2 भेज रहे हैं, मैं भी आईडी 2 भेज रहा हूँ, तो ये फिर आईडी का रोल क्या हुआ? आईडी का फायदा क्या हुआ? अगर मैं एक यूजर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहा हूं और सेम आईडी के साथ, तो मसला होगा। उसमें से हो सकता है सारी रिक्वेस्टें ना चले, उसमें से हो सकता है एक चल जाए, बाकी फेल हो जाए। ये जो आईडी यूज हो रही है ये हर एक यूजर के लिए अलग अलग है। अगर मैं 5 रिक्वेस्ट एक साथ भेज रहा हूं और 5 रिक्वेस्टों में आईडी मैंने 2 रखी है, तो मसला होगा। अगर ये रिक्वेस्ट अलग भेज रहे हैं, ये तो अलग सिस्टम से भेज रहे हैं ना, मैं अलग सिस्टम भेज रहा हूं, तो हमें मसला नहीं होगा, हम लोग आइसोलेटेड हैं। ठीक है, तो आईडी क्यों यूज हो रही है? किसी एक सेशन के लिए, किसी एक यूजर के लिए। आईडी मैंने हटा दी, अच्छा हटा दूं तब भी रिक्वेस्ट जाएगी, लेकिन क्या फर्क होगा? रिस्पॉन्स नोटिफिकेशन जी आप आईडी मैं नहीं भेज रहा अपनी रिक्वेस्ट के साथ, तो सर्वर को इस केस में क्या करना होगा? क्या आईडी नहीं भेजी मैंने, तो सर्वर रिस्पॉन्स किस पे भेजेगा? उनको बताने दें, रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा तो फिर क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, कुछ तो करेगा। क्या करेगा? नोटिफिकेशन देगा। आपको एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर देगा, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ नहीं भेजेगा उस टाइम, क्योंकि आईडी नहीं है ना। तो समझ जाएगा कि भाई ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए नहीं है, ये रिक्वेस्ट है कनेक्शन बनाने के लिए। कनेक्शन क्यों बना रहा है सर्वर हमसे? ताकि सर्वर जो है क्या भेज सके? नोटिफिकेशंस भेज सके। जैसे फेसबुक के नोटिफिकेशंस आते हैं ना, तो हर नोटिफिकेशन के लिए क्या आप रिक्वेस्ट करते हैं? नहीं करते, खुद ब खुद नोटिफिकेशन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आप फेसबुक के सर्वर के साथ कनेक्टेड हो, सर्वर आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन भेजता रहता है। तो जेसन आरपीसी में भी जब आप आईडी नहीं भेजते तो आप समझ लें कि आप सर्वर के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। इस केस में सर्वर इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा, हाँ कोई नोटिफिकेशन होगा तो उस केस में रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये आईडी की सिंपल सी चीज़ थी जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करी थी। जिस एमसीपी सर्वर ये यूज़ कर रहा है। अब मुझे बताया एमसीपी सर्वर कौन आके बनाएगा जल्दी से। अब मैं इनिशियल प्रोजेक्ट तो बना लेता हूँ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, यूवी को यूज़ करते हुए हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। बाय द वे हमारे पास विंडोज़ में क्या चीज़ आ गई है? कोवर्क आ गया। ये आप समझे कि आप जो सिस्टम से रिलेटेड कोई भी काम कराना हो आपने, तो आप कोवर्क से बोल सकते हैं कि भाई मेरा डेस्कटॉप बहुत मैसी हो रहा है, इसको क्लीन कर दो, तो ऑर्गेनाइज कर देगा आपके बिहाफ में। तो ऐसे बहुत सारे काम ये कर सकते हैं, लेकिन ये अभी विंडोज़ में चल नहीं रहा है। इसमें कोई बग है, इसको चलाने के लिए आपने कुछ कमांड चलानी पड़ेगी तो ये होगा, लेकिन है ये भी
अच्छा, अच्छी चीज़ है। तो बहुत तेज़ी से एआई के अंदर चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही हैं। आपको आइडिया हो रहा होगा कि ह्यूमन जॉब्स कि ऐसा जैसे कोविड आया था ना, कोविड ऐसे आया था, आहिस्ता आहिस्ता सबकी जॉब्स जा रही थी, ऐसा हुआ था? नो सर। नहीं, एकदम से वक्त बदल गए थे। तो जब एआई का भी ऐसा होगा, कोई भी ऐसी चीज़ आ गई तो अचानक बम फटेगा सबके ऊपर और जॉब्स यूँ जाएंगी। आज शुरू हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है। एकदम से आपके पास बम फटेगा और जॉब्स एक ही बारी में बहुत सारी जाएंगी। तो वो वक्त करीब है, तो हमें उस चीज़ के लिए तैयार होना है, क्योंकि ये होगा। आपको भी आइडिया है कि मसला ये है कि एआई को बना रहा है, तो स्पीड बहुत बढ़ गई है। इंसान बनाने होते तो मसला नहीं है, वो आराम से 5-6 साल लगते। अब एआई को बना रहा है तो बहुत स्पीड बढ़ गई है। अच्छा खैर, एप्लीकेशन बनाते हैं जल्दी से। कितनी सारी चीज़ें खुली हैं यहाँ पर। अब मैंने ये मैंने मेसी डेस्कटॉप रखा हुआ है जानबूझ के। जब कोवर्क की टेस्टिंग करूँगा तो इसे सबमिट होगा। खैर ये हमेशा से ऐसी है मेरे पास। ओह सॉरी, लेक्चर्स लास्ट क्लास में हमने एमसीपी सर्वर बनाया था, तो आपको बनाना आ गया होगा होपफुली। इसको डिप्लॉय भी करा था। लास्ट क्लास वाला ही कोड मैं खोल लेता हूँ ताकि जो है हम इसको डिप्लॉय हमने कर लिया था उसको समझे, और फिर जो है हम देखें कि इसको कैसे आप बता दूंगा मैं एजेंट्स के साथ यूज़ कर सकेंगे। तो लास्ट क्लास में कौन सा प्रोजेक्ट था? एमसीपी लर्निंग का प्रोजेक्ट था। इसके अंदर सिंपल यूवी का प्रोजेक्ट हमने इनिशियलाइज किया था। क्या चीज़ इंस्टॉल करनी थी हमें एमसीपी सर्वर बनाने के लिए? अच्छा, एमसीपी सर्वर की जो है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन वगैरह। कौन आके बता रहा है? जब तक मैं ये खोल लूँगा तब तक कोई आके बता दो। एमसीपी सर्वर क्या चीज़ है, क्यों यूज़ होता है, क्या फ़ायदा है? जी, कोई नया बंदा हो तो फिर मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। कर्सर खुलना है मेरे पास जी। फाइनली आ जाओ। इतने सारों में से एक हैंड रेज क्यों हो रहा है? रोजा लग रहा है आप लोगों को? नो सर। या आता है लेकिन बताना नहीं आता? बताना नहीं आता। कोशिश किया करें कि बताना आए, वरना ऐसा लगेगा सामने वाले को नहीं आता। आ जाए बेटे, नाम बता अपना, इंट्रोडक्शन दे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उबैद रजा। एमसीपी सर्वर क्या होता है? इंट्रोडक्शन काम किया। बेग रजा के बाद क्या? हाँ, उबैद रजा के बाद क्या? आई एम उबैद रजा, द स्टूडेंट ऑफ GIIC क्वार्टर 4। ये जो आंसर रहता है इसमें से भी 10% लोग आके इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और कोई नहीं। तो आपको इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। कहीं भी आपके साथ, आपकी किसी के साथ मीटिंग हो गई, बोलेगा इंट्रोडक्शन, आप बोलेंगे आई एम बेग और उबैद रजा एंड आई एम GIIC स्टूडेंट, थैंक यू। तो भी बोलेगा ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो इंट्रोडक्शन बना के रखना है, ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी मुश्किल होती है, जाहिर है इतनी सारी पब्लिक हो सामने, लेकिन जो है हमने कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करना है ना। तो इंट्रोडक्शन आपने बनाना है अगली क्लास तक, ठीक है? चले आगे। एमसीपी सर्वर की वजह से फुल फॉर्म तो ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जिसमें जिस तरीके से हम API यूज़ करते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिए, इसी तरीके से हम AI एजेंट्स में एमसीपी सर्वर यूज़ करते हैं डिफरेंट थर्ड पार्टी API सर्विसेज के लिए। हम जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट सेविंग का एमसीपी यूज़ किया, गिटहब का यूज़ किया, तो इस तरीके से हम अपना एमसीपी सर्वर भी बना सकते हैं जैसे आज बनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि फ़ायदा क्या है इससे? एमसीपी सर्वर से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर हम मल्टीपल यूज़र हों और एक ही हम सब सर्वर बनाओ तो सब वो यूज़ कर सकते हैं। कुर्सी वाले भाई को फिर बुला लें, बार बार बनानी नहीं पड़ेगी। उकबा
क्या नाम है आपका? सप्तर। ये नाम याद नहीं होता मुझे, सॉरी, फिर मैं भूल जाऊंगा, मुझे पता है। तो खैर क्या, हाँ, के मल्टीपल यूजर को अगर मल्टीपल यूजर एक ही एमसीपी सर्वर यूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स एक ही एमसीपी सर्वर यूज कर सकते हैं, बार तो बार मल्टीपल यूजर्स एक ही रेस्ट एपीआई यूज नहीं कर सकते। सर ये में स्टैंडर्ड यही है कि एमसीपी सर्वर यूज करें। बिल्कुल, एमसीपी सर्वर आपके पास, एमसीपी की लास्ट वर्ड क्या है? हाँ भी बजवाते हैं। एमसीपी की लास्ट वर्ड का क्या मतलब है? प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का क्या मतलब था? रूल्स। सेट ऑफ रूल्स। तो एमसीपी सर्वर एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि इस स्टैंडर्ड को यूज करते हुए एजेंट्स क्या करेंगे, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्शन बना के रिक्वेस्ट भेजेंगे और उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का को यूज करते हुए एक्शंस ले सकेंगे। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी, कॉन्टैक्ट 7 है, गिटहब, कॉन्टैक्ट 7 और डिफरेंट सर्विसेज हैं, एक और सुपरबेस है और सुपरबेस है। जबरदस्त। तो भाई तालियां हो गई इनके लिए। तो मैं तो बनवा लें आपसे एमसीपी सर्वर या किसी और को बुलाएं? गर्मी हो गई है यहाँ पे, है ना? किसी और को बुला लेना। थैंक यू उबैद 2। चलें जी, एमसीपी ये कर सकते, खुला नहीं, खुल गया। क्या तरीका था एमसीपी सर्वर बनाने का? कितने लोगों को आता है? सिंटेक्स मसला नहीं है, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन मतलब तरीका आपको याद होना चाहिए। आप आ सकते हैं, रुक जाए और देखने दें मुझे। एक और हैंड रेज हुआ है, ये नई शक्ल मुझे लग रही है। आ जाए। जी, तो एमसीपी सर्वर बनाने का क्या तरीका था? आप पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें, अब आगे लोग इस चक्कर में नहीं आएंगे कि इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। मेरा नाम मोहम्मद हसान है। करीब कर ले, करीब। This is Mohammad Hassan from Hyderabad and I am a student of class inter and currently I am enrolled in here JIC. चले 4 जुमले तो हुए, 3 जुमले। चल बढ़ाना है इसे, ठीक है? अपनी खूबियाँ बतानी है। जी, कैसे बनाएंगे हम एमसीपी सर्वर? क्या तरीका था? एमसीपी सर्वर हमने सीख लिया किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। एलएलएम को अगर कनेक्ट कराना हो तो हम एमसीपी सर्वर यूज करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड है। जी, सबसे पहले तो इसका एक पैकेज डाउनलोड करेंगे जो है फास्ट एमसीपी। सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले यूवी का प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद यूवी ऐड पैकेज का क्या नाम गया? फास्ट एमसीपी। फास्ट एमसीपी एमसीपी CLI। एमसीपी CLI उसका नाम है, ठीक है? नाम का मसला नहीं है, वो तो जाहिर है, याद तो नहीं रहेगा, लेकिन नाम हमारे पास ये। तो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1, अपना एमसीपी सर्वर बनाने के लिए हम ये करेंगे, यूवी ऐड एमसीपी CLI। अगला स्टेप, उसके बाद एक पाइथन की फाइल खोलेंगे। पाइथन की फाइल खोल ली, min.py मैंने min2 और उसके अंदर हम एक क्लास इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फास्ट एमसीपी, फ्रॉम फास्ट स्मॉल में फ्रॉम फ्रॉम फास्ट एमसीपी एमसीपी, ऐसे यस सर इंपोर्ट फास्ट नहीं आएगा। इंपोर्ट फास्ट एमसीपी फास्ट फास्ट एमसीपी, ऐसे चेक कर लें, नो सर। ठीक है? बस ये जाहिर है तो मुझे भी याद नहीं होगा, लेकिन इन्होंने लास्ट वाला पार्ट तो सही बताया। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा? इसके बाद हम इस क्लास को इनिशियलाइज करवाएंगे। इनिशियलाइज कराएंगे, एक वेरिएबल का नाम रख लेते हैं ऐप, उसके अंदर ऐप, ठीक है? फास्ट एमसीपी, फास्ट एमसीपी को हमने इनिशियलाइज कर दिया, ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हम इसका नेम देंगे जो हमने अपने एमसीपी सर्वर का रखना होगा। ठीक है? यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं,
MCP सर्वर। उसके बाद हम इसकी स्टेट बता सकते हैं कि ये स्टेटलेस है या स्टेटफुल है। स्टेट बता सकते हैं कि इसको स्टेटफुल रखना है या स्टेटलेस रखना है। तो स्टेटफुल कब रखते हैं, वो हमारा वीक 2 के टॉपिक है जो प्रेजेंटेशन वो डॉक्यूमेंट सर अमीन ने शेयर करी है, तो उसके अंदर हम सीखेंगे कितनी तरह के हम स्टेटफुल और स्टेटलेस को कैसे सेट करते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी का नाम था, पता नहीं। स्टेटफुल स्टेटलेस HTTP इक्वल्स टू ट्रू, जिसका मतलब ये है कि अब हमारा सर्वर जो है वो क्या हो गया, स्टेटलेस। मतलब जब भी मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा या LLM रिक्वेस्ट भेजेगा वो बाय डिफॉल्ट स्टेटलेस नहीं होता, स्टेटफुल होता है। बाय डिफॉल्ट स्टेटफुल होता है, इसलिए मैंने स्टेटलेस ट्रू कर दिया, तो अब ये स्टेटलेस हो गया जी। अब इस सर्वर को चलाने के लिए हम कुछ कोड लिखेंगे। सर्वर को चलाने के लिए कुछ कोड लिखेंगे। सबसे पहले जो हमने ऊपर जिस वेरिएबल के अंदर इसको इस क्लास को इनिशियलाइज करा हुआ है वो लिखेंगे डॉट, इसके बाद एक फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल, तो फंक्शन का नाम क्या था, स्ट्रीमेबल अंडरस्कोर HTTP ऐप। ये कोई सजेशन भी नहीं दे रहा, कर्सर भी चला हो गया, सही है, चेक कर ले। क्या बात है भाई, याद है ना। और लास्ट में हमारे पास इसको हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा ताकि हम इसी वेरिएबल को यूज करते हुए इसे स्टार्ट रन कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा MCP सर्वर बन गया, सही है। कोई गलती इसमें, गलती है, ये चलेगा नहीं चलेगा। मैं तो बोला था MCP सर्वर बनाना, तो इन्होंने बना के दे दिया। टूल बनाने का नहीं बोला। अच्छा, इसके अंदर आज हम एक और चीज देखेंगे, समझेंगे, टूल्स, रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स। टूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, लेकिन दो और चीजें MCP के अंदर, रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट्स, तो वो भी हमारे पास काफी काम की चीज समझने के लिए जरूरी है। अच्छा, इसको चलाते कैसे, टर्मिनल खोलेंगे, टर्मिनल खोलेंगे, यूबी के थ्रू इसको रन करेंगे, यूबी रन यूबीकॉन, उसके बाद हमारी फाइल का नाम कॉलन लगा के नहीं, सिंपल स्पेस फाइल का नाम देंगे, main2 कॉलन लगाएं। उसके बाद जिस वेरिएबल के अंदर हमने इसको रन करने के लिए रखा था, जो कि हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, MCP है, तो फाइल का नाम हमने लिखा और MCP और माइनस रीलोड कर देते हैं। ये पूरी कमांड मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि ये उल्टा पुल्टा, हाँ, अलग अलग लाइनों में आ गई है। लास्ट में हमारे पास ये कमांड है, यूबी रन, फाइल का नाम, वेरिएबल का नाम हमने MCP रखा है तो वही वेरिएबल का नाम आ गया, माइनस रीलोड। जब भी हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एंटर दबा के देखते हैं, हमारा MCP सर्वर खाली स्टार्ट हो जाएगा। क्या मैं इस पे रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ पोस्टमैन को यूज करते हुए, भेज सकता हूँ? क्या मैं इस MCP सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ? यस सर, भेज सकते हैं। पोस्टमैन को यूज करते हुए भेज सकता हूँ, भेज सकता हूँ। टूल कोई नहीं है तो रिस्पॉन्स कोई नहीं आएगा। कैसे भेजूंगा, अभी टूल्स वगैरह तो नहीं बने हुए, लेकिन रिक्वेस्ट मैं भेज सकता हूँ। और वो मैं कैसे भेज सकता हूँ, JSON RPC, उसके लिए मुझे एक URL लिखना होगा। URL तो मेरे पास है, आईनी ब्राउजर, चलो ये खोल लेना। तो ब्राउजर पे मैं आता हूँ, मेरा MCP सर्वर स्टार्ट हो गया। वेरीफाई करना है कि स्टार्ट हुआ भी है नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट 8000/MCP। तो हमने ये पढ़ा था कि URL के अंदर MCP लगाना जरूरी है। किसने MCP सर्वर डिप्लॉय करके चलाया? एक बस एक, ठीक है। तो अब किसकी बारी आएगी डिप्लॉय करने के लिए? आपका नाम क्या?
जी जी बिल्किस, सही है सही है। तो बिल्किस हमारे पास मौजूद है और ये हमें अगले स्टेप्स बताएंगी आगे बढ़ने के। ठीक है, तो क्या नाम था आपका? मोहम्मद नाम मैं भूल जाता हूँ तो यार बुरा नहीं मानना। हसन जो है, हसन ने हमें सही एमसीपी सर्वर बनाना दिखा दिया है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था, इनको याद है। इसमें एरर आ रहा है, लेकिन जो है इससे हमें ये पता चल रहा है एमसीपी सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो भाई हसन के लिए तालियां होने। और पहले हम बुला लेते हैं बिल्किस को, ताकि हम समझ सके जो हमने डिप्लॉयमेंट करी थी वो सही है नहीं है। और टाइम क्या हो रहा है हमारे पास, उस हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि हमने डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं, उसको हम देखेंगे। फिर हमारे पास रिसोर्सेज हमें समझना है और प्रॉम्प्ट्स हमें समझना है कि एमसीपी के अंदर 3 मेन चीज़ें हैं, एक टूल्स, रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट्स। तो टूल्स हमने सीख लिया और टूल्स आपने यूज भी करे, और यही हमने बनाना भी सीखा। रिसोर्सेज क्या चीज़ है वो हम समझेंगे, बनाएंगे नहीं, वो हमारा टॉपिक नहीं होगा। प्रॉम्प्ट्स क्या है वो भी हम समझेंगे कि प्रॉम्प्ट्स क्या चीज़ है, क्योंकि जब हमने इसका प्रैक्टिकल किया था लास्ट टाइम, तो ये क्योंकि हम जेमिनाई से करते हैं तो जेमिनाई पे वो चल नहीं रहे थे, रिसोर्सेज भी नहीं चल रही थी और प्रॉम्प्ट्स का फीचर भी नहीं चल रहा था। तो खैर नहीं आना सर डिप्लॉय करना है। नहीं आए तो बता दो, पहले आ जाए फिर फंसाएंगे ना। ठीक है, तो टूल बना लेते हैं जल्दी से। टूल बनाने का क्या तरीका होगा अब तो बता दो। क्या नाम था? रिजवान भाई अब तो बता दो टूल कैसे बनेगा। क्या सिंपल है, आसान है। डेकोरेटर लगा के टूल बन जाता था, बिल्कुल। डेकोरेटर लगा के टूल का नाम लिखते थे और डेकोरेटर बन जाता था। कैसे? mcp.tools। यस सर, mcp.tool देख लें, देख पहले लिया। इंपोर्ट कराएंगे। क्या इंपोर्ट कराएंगे? सबसे पहले हमारे पास जो हमने इनिशियलाइज कराया था उसी वेरिएबल को यूज करके हम क्या बनाएंगे? टूल बनाएंगे। बस ये टूल बनाने का तरीका है। रिसोर्सेज भी आसान है बनाना, प्रॉम्प्ट्स बनाना भी आसान है, लेकिन हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर पाते क्योंकि वो जेमिनाई के साथ हमें कनेक्ट करना होता है और जो है वो सही चलते ही नहीं है। लेकिन खैर टूल बनाना बहुत आसान है। आपका जो भी वेरिएबल है उसके साथ डेकोरेटर लगेगा और टूल का फंक्शन हम कॉल करेंगे। ऐसे ही करेंगे रिजवान भाई। तो क्या लिखूं अब यहाँ पे? अभी भी गलत बताया ना, एमसीपी लिखेंगे। डॉट हाँ अभी दिखाया मैंने। डॉट टूल नाम लिखूं, क्या लिखूं? डॉट टूल। अब इसको कॉल करा लेंगे। ठीक है, एक फंक्शन बना लेंगे ग्रीट, और मतलब फंक्शन तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, और यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा जो भी हमें रिटर्न कराना होगा, या वेदर का भी मैं बना सकता था। सही है, बन गया। पक्की बात है, गलत बनाए। जी बिल्किस, अपना इंट्रोडक्शन दे देना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिल्किस शाहिद। आवाज़ नहीं आ रही, माइक करीब। I am basically electronics engineer, but suddenly got chance to enroll here and studying with you people, as you see, in quarter 4. And alhamdulillah, I have been कुछ बनाया? what? सर क्या? इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड से आई हैं, उससे क्या हुआ भाई? सर इलेक्ट्रॉनिक्स की आपस में एक दूसरे को दूध दिया सर करें। बनाया कुछ भी नहीं, बट ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड और ये वेब डेवलपमेंट बहुत आगे डिफरेंट फील्ड्स हैं एग्जैक्टली।
तो ये बिल्कुल नई फील्ड थी मेरे लिए जब मैं यहाँ पे आई थी, पर क्योंकि मुझे एक चांस मिला था तो आई थॉट कि आई शुड अवेल इट। और हमें अच्छा, मुझे आज की दुनिया में ना क्या चीज़ लगती है, पहले आज से 2 साल पहले क्या होता था, जो इस फील्ड में है ऐसा लगता था उससे ज़्यादा एडवांटेज था, क्योंकि उसको पहले से फील्ड की नॉलेज थी तो वो आसानी से कर लेता था और वो सक्सेस भी उसको इतनी मुश्किल नहीं होती थी जितनी नए बंदे को होती थी 2 साल पहले तक। अब जो नए फील्ड से आ रहे हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज है। कैसे? दूसरी उनके फील्ड पास से domain इंटीग्रेट expertise कर है। सकते हैं। जो आईटी की फील्ड में ही है ना बचपन से, वो आईटी में ही चल रहे हैं। अब एआई आके आईटी का काम कर रहा है तो अब उनके पास दूसरी नॉलेज नहीं है कि वो अपनी कोई प्रोडक्ट बना सके। जो दूसरे डोमेन से आ रहे हैं उनके पास दूसरे डोमेन की नॉलेज है, उनको पता है दूसरे डोमेन में क्या प्रॉब्लम्स है जो ऑटोमेट हो सकती हैं, वो एआई से ऑटोमेट कराता है। तो ऐसा हमारी पीआईआईसी क्लास हो रही है और ऐसे 10-15 ऐसे लोग हैं जो दूसरी फील्ड से आए हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट बना दी और Q1 वाले हो, प्रोग्रामिंग नहीं आती लेकिन बना लिए, तो ये दौर आ गया। तो भाई आप देख लें कितना तेज़ी से। अच्छा प्लीज क्या गलती है इसमें? मैं कह रहा हूँ इन्होंने रिजवान भाई ने हमें टूल बनाने का तरीका बताया, वो भी गलत बताया। क्या गलती है इसमें? दिखा दिया ना मैंने, आप लोग बताएं क्या गलती है? ये हीरो सर वो नहीं आएंगे इन्होंने बताया कि यहाँ पे एमसीपी नहीं ऐप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एमसीपी को ऐप के वेरिएबल क्योंकि इसको हमने ऐप के वेरिएबल में इनिशियलाइज किया। तो ये यहाँ रट्टा नहीं चलेगा। वहाँ देख लिया अरे यहाँ एमसीपी लिखा हुआ है तो यहाँ भी एमसीपी है, एरर आ जाता फिर भी नहीं सेट करते। तो खैर हमारे पास ये हो गया। इसकी डिप्लॉयमेंट हम क्विकली देख लेते हैं कैसे हुई थी। डॉकर फाइल हमने बनाई थी। डॉकर फाइल क्यों बनाई थी? क्योंकि जहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे इसे, हम इसको कंटेनर के अंदर चलाएंगे एमसीपी सर्वर को। हमने डिप्लॉय कर दिया था लास्ट क्लास में। अच्छा, तो उसके लिए हमने डॉकर फाइल बनाई थी। डॉकर फाइल के अंदर हमारे पास ये वही सारी चीज़ें हैं जो कि हम करते रहे, इसके अंदर कोई यूनिक चीज़ ऐड नहीं हुई है। main.py एक्सपोज हेल्थ चेक भी किसने ऐड किया? खैर ये हमारे पास चेक करने के लिए होता है कि आपका एमसीपी सर्वर सही चल रहा है, कंटेनर को ये बताता है हेल्थ चेक, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये हमारी कमांड थी यूवी रन यूवी कॉन। मेन हमारी फाइल का नाम था, एमसीपी ऐप हमारे उस वेरिएबल का नाम था जिसमें हमने स्ट्रीमेबल एचटीटीपी के फंक्शन को कॉल किया था। तो ये हमारे पास डॉकर फाइल main.py के लिए बनी हुई। सर कर्ली ब्रेसेस हटा लें, कौन सी कर्ली ब्रैकेट? डेकोरेटर के आगे लगाए हैं। डेकोरेटर के आगे कहाँ लगाए? ऐप डॉट टूल। राउंड ब्रैकेट लगाए ना, यस सर। तो सही नहीं है? नहीं ना, यहाँ पे भी लगाए ना। ये टूल के फंक्शन को कॉल करना होता है। साथ में इस टूल के फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें मैं दे सकता हूँ? टूल का नेम कुछ भी दे सकता है। अगर नाम नहीं दूंगा तो ये कहां से नाम उठाएगा? फंक्शन का नाम जो भी है हमारे पास वो हमारे टूल का नाम हो जाएगा। तो टूल का नाम अगर आपने अलग रखना है तो इसका नाम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। तो ये वाले पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट है कि टूल क्या कर रहा है उसके बारे में। ग्रीटिंग टूल, तो ये हमारे पास इसका डिस्क्रिप्शन आ सकता है। ये डिस्क्रिप्शन और नाम किसको हेल्प करते हैं? किसके लिए ये सही है? एहतियात यूज करना पड़ेगा। वापस आते हैं वो जो उन्होंने जवाब नहीं दिया था पहले, आप दे देंगे मुझे लग रहा है। हैंड रेस करें जी। हाँ हंस रही हैं, बुद्धबुद्धि हो रही है जी, बताएं। आपसे ही बोल रहा हूँ। लास्ट क्लास में नहीं आए थे, इनका ये अलग की कहानी है। डिस्क्रिप्शन और नेम क्यों हम लिख रहे हैं, किसको फायदा है? आप बता दें।
आवाज आगे आ गई, जगह मिल गई ना, है ना? पीछे बैठती है ना, आपसे आप पे लेजर लाइट ये उनको जी। सर मैं आगे ही बैठती हूँ। अच्छा आप आगे बैठती हैं, नहीं 2-3 शायद आप पीछे बैठती हैं। खैर तो बताएं। सर याद नहीं आ रहा। याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो दिमाग लगाने वाली चीज है। एमसीपी के टूल्स हम किसके लिए बना रहे हैं? एजेंट के लिए बना रहे हैं। एजेंट के अंदर दिमाग वाली चीज कौन है? एलएलएम है। तो एलएलएम को कैसे पता चलेगा ये टूल क्या कर रहे हैं? नेम और डिस्क्रिप्शन से पता चलेगा। नेम और डिस्क्रिप्शन उसके लिए बना। जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा उतनी आसानी होगी टूल कॉल करने में। किसको? एजेंट को। जितना खराब ये होगा, हो सकता है टूल कॉल मिस कर दे आपका। तो ये सिंपल सी चीज है। CI/CD पाइपलाइन लास्ट क्लास में हमने देखी थी, वो वैसी की वैसी ही आपके पास। कहाँ पे बनाई थी CI/CD? बेकीज गिटहब एक्शन पे हमने CI/CD पाइपलाइन बनाई थी। जब भी हम कोई कोड पुश करते हैं गिटहब पे, ऑटोमेटिकली हगिंग फेस पे डिप्लॉय हो जाता है हमारा MCP सर्वर। तो उसके लिए हमने कौन सी फाइल बनाई थी? टॉपिक फाइल फोल्डर बनाया था मैंने। काम गई है गूगल। तो खैर इसकी मैंने डॉक्यूमेंट बनाई भी थी, और ये मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों को डिप्लॉयमेंट, ये CI/CD पाइपलाइन बनाना आ जाए। क्योंकि चाहे मैं हगिंग फेस के साथ ये पाइपलाइन बनाऊं, चाहे मैं AWS के साथ बनाऊं, अप्रोच सेम रहेगी। वो जो YAML फाइल है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये फर्क होगा। अप्रोच सेम रहेगी, चाहे मैं AWS पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, कहीं पे भी डिप्लॉय कर रहा हूँ। ये गिटहब एक्शंस बहुत काम आते हैं। तो ये रहा हमारा क्लास कंटेंट, और इसके अंदर हुरैन बहुत मेहनत करती हैं। हुरैन के लिए तालियां हो जाए कि उन्होंने जो है सारा कंटेंट हमारा सेट करके रखा हुआ है कि कोई किसी का अगर कोई पूछे कि भाई क्लास 19 में क्या पढ़ा था, तो आपके पास ये पूरी लिस्ट आ जाए। इफ्तार, हाँ, तो इफ्तारी में आप दुआ करेगा कि भाई ऐसी ही वो पोस्टिंग करती रहे। आज अगर आई नहीं है ना, आज नहीं आई है। कहाँ है भाई एजेंट फैक्ट्री, जेसन RPC, हेलो MCP सर्वर, CI/CD पाइपलाइन। तो इसकी मैंने जो है डॉक्यूमेंट बनाई भी थी, इसको यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। अच्छा, गिटहब एक्शन की फाइल कैसे बनती है? हाँ, गिटहब एक्शंस मुझे बनाने गिटहब पे डॉट गिटहब का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर वर्कफ्लोज का फोल्डर होता है, और इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ मैं, नहीं चेंज कर सकता हूँ, नाम कुछ भी रख सकता हूँ इसका, deploy.yaml का। तो ये फाइल हम एक ही बना देते हैं। अच्छा, ये तो वही CI/CD पाइपलाइन आपकी बन जाएगी, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस फाइल में हो क्या रहा है इतने पार्ट में? ब्रांच बता रहे हैं। सर ये मेन से जो भी कोड होगा वो मेन से उठाएगा, जिसके को हम गिटहब एक्शन के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा जो हिस्सा है ये यूज होता है किस लिए? आप बताएं। गिटहब रेपो के लिए। आप आगे बैठती है ना, आपको तो आना चाहिए। सर क्या पूछा आपने? मैं कह रहा हूँ ये जो हिस्सा हाईलाइट किया हुआ है ये क्यों यूज होता है? सर गिटहब पे कोड बताने के लिए कि हमारा गिटहब एक्शन कब चलेगा। उसके बाद ये जॉब्स है, जॉब्स का मतलब ये है कि गिटहब एक्शन के अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें चलनी चाहिए। हमारे पास ये सारी चीज़ें चलनी है। ये उबंटू लेटेस्ट आपका गिटहब एक्शन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा जो है आपके पास डिप्लॉय करने के कुछ स्टेप्स हैं, जिसके अंदर हमें कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, जो कि टोकन, यूज़र नेम और स्पेस नेम। इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, गिटहब हगिंग फेस में गिटहब एक्शन को यूज़ करते हुए डिप्लॉय करेंगे अपने सारे कोड को। तो ये हमारा तरीका था। तो इस तरीके से जब भी मैं गिटहब पे पुश करूंगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो MCP सर्वर है वो कहाँ पे पुश हो जाएगा, हगिंग फेस पे। अब सवाल ये आता है कितने लोगों को रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स के बारे में
पता है। अच्छा, इसकी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है जो हमारी, एक सेकंड, टूल्स हमने पढ़ लिया। एमसीपी सर्वर के अंदर टूल्स होते हैं जो कौन यूज करता है, हमारा एजेंट यूज करता है। एजेंट एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करता है और उसके जो भी टूल्स हैं वो यूज करता है। तो अभी हमने एक ही टूल बनाया था। तो हम जो है, जो लास्ट क्लास में भी मैंने खोला था, एजेंटिक एआई की रिपोजिटरी जो आपकी पहले भी थी, ये वाली नहीं, लर्न एजेंटिक एआई की रिपोजिटरी, इसके अंदर आपके पास जो है एआई प्रोटोकॉल्स का फोल्डर था और इसके अंदर आपके पास एमसीपी, और एमसीपी के अंदर आपके पास ये सारी वही चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं, एचटीटीपी थ्योरी, रेस्ट एपीआई, रेस्ट और रेस्ट एपीआई, जेसन आरपीसी, फंडामेंटल प्रिमिटिव्स। इसके अंदर हमारे पास तीन मेन चीज़ें हैं। एक, जो तीन मेन प्रिमिटिव्स हैं वो क्या हैं? डिफाइनिंग टूल्स, रिसोर्सेज, डिफाइनिंग रिसोर्सेज, वर्किंग विद प्रॉम्प्ट्स। तो टूल्स तो हमने देख लिया, टूल्स बहुत आसान से। डिफाइनिंग रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंटिंग क्लाइंट, ये भी हम देख लेंगे कि इसमें क्या चीज़ करानी है, क्योंकि क्लाइंट तो बेसिकली वो है जो आपका एमसीपी सर्वर यूज़ कर रहा है। तो क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे प्योर पाइथन का क्लाइंट कैसे बनाना है जो एमसीपी सर्वर यूज़ करना है। खैर, ये हमारे पास रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपके सामने है। इसको जूम कर देते हैं। क्या है रिसोर्सेज? इससे आगे हो। अच्छा, ये बुक भी है आपके पास, ये एंट्रोपिक का एक कोर्स है। जब मैं आपके साथ कोर्स कंटेंट शेयर करूंगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर ये क्या बोल रहा, अच्छा, यूट्यूब की वीडियो भी है इसमें, वीडियोस को देख के भी देख सकते हैं। चलो खैर, उसको छोड़ें। ये आपके पास मुझे बताएं कि रिसोर्सेज क्या चीज़ है। जी बिल्कुल। सर, एमसीपी जो चीज़ें यूज करता होगा, जो भी फीचर्स होंगे जो यूज करता होगा, रिसोर्सेज में आते हैं। फीचर्स होंगे जो रिसोर्सेज में आते होंगे? नहीं। रिसोर्सेज से क्या चीज़ आपके दिमाग में पहले आती है? सबसे पहले एमसीपी सर्वर को हटा के रिसोर्सेज से क्या चीज़ आती है? जहाँ से ले सकता है सर, फाइल्स, फोल्डर्स, ऐसा ही है। राम के दौरान खुद बातें कर रहे होते। यस सर। उनकी आवाज़ तो रिसोर्सेज से एमसीपी सर्वर के अंदर हम रिसोर्सेज भी बना सकते हैं। जी, तो जब मैंने ये बात बोली तो इससे क्या चीज समझ आ रही है? हम क्या कर सकते हैं, एमसीपी सर्वर में डिफरेंट फाइल्स का एक्सेस दे सकते हैं एमसीपी सर्वर के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल, मेरे एमसीपी सर्वर से कोई कनेक्ट करता है और उसमें रिक्वेस्ट भेजता है और फाइल का नाम मेंशन करता है, तो मेरा एमसीपी सर्वर क्या करेगा, उस फाइल की डिटेल्स भी लेगा और यूजर का प्रॉम्प्ट भी लेगा, उसको मिला के एलएलएम के पास भेजेगा और एलएलएम उसको पढ़ के रिस्पॉन्स देगा। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट फाइल्स मौजूद थी मेरे एमसीपी सर्वर पर। यहाँ पहले एक डब्बा खराब था, दो हो गए। एक सेकंड, हाँ, तो कैन यू प्लीज समराइज द कंटेंट ऑफ @ मैंने लगाया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डिफरेंट फाइल्स की इंफॉर्मेशन आ गई है। जब मैं किसी भी फाइल को सेलेक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल design.md को, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरे पास design.md का जो मेरा एमसीपी सर्वर क्या करेगा, design.md का जो भी कंटेंट होगा वो पूरा निकालेगा और किसको भेज देगा, एजेंट को भेज देगा, एलएलएम को भेज देगा। और एलएलएम को जब ये मिलेगा तो एलएलएम क्या करेगा,
उस रिसोर्स के कंटेंट को समराइज करके यूजर को दे देगा। तो MCP सर्वर का आपके पास जो है ये रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आप रिसोर्सेज भी बना सकते हैं। रिसोर्सेज से होगा ये कि आप जो है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यूजर LLM को भेजनी है, प्रॉम्प्ट के साथ कोई फाइल्स भेजनी है तो आप साथ में भेज सकते हैं। और इसको इम्प्लीमेंट करने का ये तरीका होगा यूजर के एंड से कि यूजर क्या लिखेगा, @ का साइन लगाएगा, उसके बाद सारी MCP सर्वर की रिसोर्सेज डिस्प्ले पे आ जाएंगी। उनमें से कोई भी रिसोर्स सेलेक्ट करेगा तो MCP सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस रिसोर्स का जो भी कंटेंट है वो LLM तक पहुंचाए। तो रिसोर्सेज का ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से प्रॉम्प्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रॉम्प्ट्स भी इसमें एक कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट होगा प्रॉम्प्ट्स का, तो कम आ रहे जी इंस्ट्रक्शंस। जी इंस्ट्रक्शंस करीब है, किसने बताया, करीब करीब डायनामिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने MCP सर्वर में कुछ बने बनाए प्रॉम्प्ट्स लिख के रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट करने के लिए कोई भी फाइल है मेरे पास, उसको फॉर्मेट, इसमें रिसोर्स की भी एग्जाम्पल मौजूद है, इसमें उसकी भी क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट की भी। तो MCP सर्वर में हम प्रॉम्प्ट बनाते हैं, जिससे होता ही है कि यूजर को प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यूजर क्या करेगा, /फॉर्मेट लिखेगा, MCP सर्वर उसके बिहाफ में पूरा का पूरा क्या लिख देगा, प्रॉम्प्ट लिख देगा। तो ये बेसिकली किसके लिए आसानी हुई, यूजर के लिए आसानी हुई। यूजर आए एप्लीकेशन में, उसको अपना कोई पैराग्राफ जो है फॉर्मेट कराना, तो यूजर जो है पूरा प्रॉम्प्ट लिखता था पहले, लेकिन हमने क्या किया, उसको एक कमांड दे दी /फॉर्मेट की, जिसको जब भी वो चलाएगा तो रिक्वेस्ट जाएगी MCP सर्वर पे, और MCP सर्वर में वो फॉर्मेट का जो प्रॉम्प्ट है वो MCP सर्वर रिटर्न करेगा। अब वो किसको भेज देगा, LLM को भेज देगा, और LLM जो है उस प्रॉम्प्ट की बेस पे आपको अच्छा आंसर देगा। तो ये सिर्फ टूल्स नहीं है MCP सर्वर के अंदर, रिसोर्सेज भी और फॉर्मेट भी है। अगली क्लास में हम ये करेंगे कि इसकी एक डायग्राम है, उसको समझेंगे कि ये किस तरह से एजेंट के साथ वर्क कर रहा होता है। अभी हमने स्टैंड अलोन MCP सर्वर को समझा, ये एजेंट के साथ किस तरह से वर्क कर रहा होता है उसकी डायग्राम हम समझेंगे, और जो है फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। डॉक्यूमेंट मैं डिस्कॉर्ड में शेयर करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से जो है पूरी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मुलाकात होगी। नमाज